द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, भारतीय झंडा संहिता 2002। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैग फॉर एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए झंडे का महत्व है। दुनिया के हर एक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना झंडा है। यह एक स्वतंत्र देश का प्रतीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैग। ध्वज के पीछे भावना, स्पिरिट बिहाइंड द फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों में सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित कई लोगों ने तिरंगे को उसकी पूरी महिमा में लहराते रहने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग। भारतीय झंडे का इतिहास। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की आजादी के कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। यह 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रहा और उसके बाद भारत गणराज्य के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। भारत में तिरंगा शब्द भारतीय राष्ट्रीय झंडे को संदर्भित करता है। कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, यानी कि जिसे अब हम ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं, में फहराया गया था। यह झंडा लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। दूसरा झंडा 1907 में पेरिस में मैडम कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के उनके दल द्वारा फहराया गया था। यह पहले झंडे के समान ही था, सिवाय इसके कि शीर्ष पट्टी में कमल के स्थान पर 7 सितारे सप्त ऋषि को प्रदर्शित कर रहे थे। इस झंडे को बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा झंडा डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों को बारी बारी से व्यवस्थित किया गया था, जिसमें 7 सितारे सप्त ऋषि को प्रदर्शित कर रहे थे। बाएं हाथ के शीर्ष कोने में यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और तारा भी था। 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान एक आंध्रा के युवक ने एक झंडा तैयार किया और उसे गांधी जी के पास ले गए। इस झंडे में 2 रंग लाल और हरे थे, जो कि 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। वर्ष 1931 में तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह झंडा, जो वर्तमान का अग्रभाग है, केंद्र में महात्मा गांधी के चरखा के साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग का था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका कोई भी सांप्रदायिक महत्व नहीं है और इसकी व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को अंगीकार किया। रंग और उनका महत्व वही रहा। केसरिया रंग त्याग व निस्वार्थ का प्रतीक है। सफेद रंग सच्चाई व अच्छे आचरण का प्रतीक है। वह हरा रंग मिट्टी व वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों का प्रतीक है। झंडे पर प्रतीक के रूप में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया। भारतीय झंडा संहिता 2002 सभी संबंधितों के मार्गदर्शन और लाभ के लिए ऐसे सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम, अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।
भारत की झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 राष्ट्रीय झंडे का सामान्य विवरण, भाग 2 आम जनता, सार्वजनिक, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता, भाग 3 राज्य और केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता। अब हम भाग 1 जो कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का सामान्य विवरण है, इसको समझते हैं। शीर्ष पैनल का रंग भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी। सबसे नीचे भारतीय हरे रंग की पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी, जिसके बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारियों वाला अशोक चक्र बना होगा। अशोक चक्र अधिमानतः स्क्रीन प्रिंटेड या अन्यथा मुद्रित या स्टेंसिल या उपयुक्त कढ़ाई वाला होगा और सफेद पट्टी के केंद्र में झंडा के दोनों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए ऊन, कपास, रेशम, खादी की पट्टी से बना होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई यानी कि चौड़ाई का अनुपात जो रेशियो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। (450x300 मिलीमीटर) आकार के झंडे वीवीआईपी उड़ानों पर विमान के लिए हैं। 225x150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों के लिए हैं। 150x100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों, टेबलों के लिए हैं। पार्ट 2 डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द मेंबर्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। सार्वजनिक, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन। संप्रति को नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध को छोड़कर निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। झंडे का प्रयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा, अन्यथा संप्रति को नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 का उल्लंघन होगा। झंडे को खुले में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। झंडे को जानबूझकर जमीन को छूने या पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा। झंडे को किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी में झुकाया नहीं जाएगा। झंडे का उपयोग किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा और ना ही इसे कशीदाकारी या कुशन, रूमाल, नैपकिन या किसी ड्रेस सामग्री पर मुद्रित किया जाएगा। झंडे पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन या अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। झंडे का उपयोग प्रतिमा, स्मारक, भवन आदि के आवरण के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं होगा। कागज से बना झंडा जनता द्वारा राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों जैसे अवसरों पर फहराया जा सकता है, लेकिन आयोजनों के बाद कागज के झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाएगा। झंडे को जानबूझकर केसरिया रंग को नीचे करके प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों पर, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर राष्ट्रीय झंडे को गरिमा और सम्मान के साथ फहरा या प्रदर्शित कर सकते हैं। जब भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होना चाहिए। फटा हुआ या मैला कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। झंडे को किसी अन्य झंडे या झंडों के साथ एक ही झंडा दंड से नहीं फहराया जाएगा। इस संहिता के भाग 3 की धारा 9 में निहित प्रावधानों के अलावा किसी भी वाहन पर झंडा नहीं फहराया जाएगा। यदि किसी झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो इसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो
तो झंडा उनकी दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाएगा। जब झंडे को दीवार पर सपाट या क्षैतिज रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया बैंड सबसे ऊपर होना चाहिए और जब लंबवत प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया बैंड झंडे के संदर्भ में दाईं ओर होना चाहिए, यानी कि झंडा के सामने वाले व्यक्ति के लिए बाएं। जहां तक संभव हो झंडे को इस संहिता के भाग 1 में निर्धारित निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे के साथ या ऊपर या उसके बराबर में ना तो लगाया जावे, ना ही फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु झंडा दंड पर या उसके ऊपर रखी जाना चाहिए जिससे झंडा फहराया जाता है। झंडे का उपयोग किसी पताका या फूलों का गुच्छा या बंधनवार या सजावट के लिए किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। जनता द्वारा कागज से बने झंडे को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर लहराया जा सकता है। हालांकि इस तरह के कागज के झंडों को समारोह के पूरा होने के पश्चात ना तो विकृत किया जाएगा और ना ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक संभव हो ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जावे। जहां झंडे को खुले में प्रदर्शित किया जाता है वहां मौसम का ध्यान रखे बिना उसे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर ना किया जाए कि वह फट जाए। जब झंडा क्षतिग्रस्त हो जाए या फट जाए तो इसे एकांत में पूरा नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा कि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुरूप किसी अन्य तरीके से नष्ट किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय झंडा फहराना। स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनाएंगे। इस वर्ग में 3 तरह से विद्यार्थी खड़े होंगे, यानी कि 3 तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति झंडे से 3 कदम पीछे खड़े। छात्र कक्षा क्रम में 10-10 के दल में अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से खड़े होंगे और एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाईं ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से 3 कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाईं ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम में अन्य कक्षाएं खड़ी होंगी। कक्षाओं के खड़ा होने का तरीका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर पंक्ति के बीच कम से कम 1 कदम यानी कि 30 इंच का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया, हर पंक्ति के बीच कम से कम 30 इंच का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए। जब हर कक्षा तैयार हो जाए तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएं तो स्कूल का छात्र नेता प्रधान अध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देंगे। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र नेता सहायता कर सकता है। स्कूल का छात्र नेता जिसे परेड का प्रभार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान या अटेंशन हो जाने की आज्ञा देगा और झंडे के लहराने पर परेड को झंडे को सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर कमान आदेश आने पर सावधान या अटेंशन की अवस्था में आ जाएगी। झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान या अटेंशन की अवस्था में रहेगी। शपथ लेने की सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान या अटेंशन की अवस्था में खड़ी रहेगी। प्रधानाध्यापक शपथ पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएगी। स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी। सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे।
मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतांत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता या लेती हूं, जिसका यह झंडा प्रतीक है। पार्ट 3 डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। भाग 3 केंद्र और राज्य सरकार तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराए जाना या प्रदर्शन। रक्षा प्रतिष्ठान। राष्ट्रीय झंडा फहराने के रक्षा प्रतिष्ठानों के अपने नियम हैं, उन पर इस भाग में की गई व्यवस्था लागू नहीं होगी। आधिकारिक प्रदर्शन। राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों, कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है, जहां राजनयिक और काउंसिलर प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालयों तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने का प्रचलन है। उपयुक्त धारा 1 में उल्लिखित व्यवस्था के अध्ययन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों, एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। झंडा फहराने का सही तरीका। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर वह रविवार या छुट्टियों में भी फहराया जा सकता है और इस संहिता में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इसे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम में कुछ भी हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है, किंतु केवल ऐसा तभी होगा जब विशेष अवसर हो। आधिकारिक प्रदर्शन के सभी अवसरों पर केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप और उनके मानक चिन्ह वाला झंडे का उपयोग किया जाएगा। अन्य अवसरों पर भी यह वांछनीय है कि उपयुक्त आकार के केवल ऐसे झंडे ही फहराए जाएं। झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे व आदर के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराते समय उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और उतारा जाए। जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरी पट्टी सबसे ऊपर वाले सिरे पर होगी। जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ा और चौड़ाई में किया जाता है तो केसरी पट्टी सबसे ऊपर रहेगी और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरी पट्टी झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगी, अर्थात वह झंडे को सामने से दिखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर होगी। यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनकी दाहिनी ओर रहे, अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ा फहराया जाए। किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए। जब झंडे को किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचों बीच या कार के आगे दाएं ओर कसकर लगाएं व एक डंडे पर फहराया जाए। जब झंडा किसी जुलूस या परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वाले के दाएं ओर अर्थात झंडे के दाहिनी ओर रहेगा, या किसी दूसरे झंडों की भी लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में आगे होगा। झंडा फहराने का सही तरीका। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर नहीं लगाया जाएगा और आगे बताई गई व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय झंडे के बराबर में भी नहीं रखा जाएगा और ना ही कोई दूसरी वस्तु उस झंडा दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल हैं। फूलों का गुच्छा या झाड़ियां या बंधनवार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। झंडे का प्रयोग ना तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और ना ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा। केसरी पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा। झंडे को जमीन या फर्श छूने या पानी में घसीटना नहीं दिया जाएगा। झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा कि वह फट जाए। झंडे का दुरुपयोग। राजकीय,
सैन्य, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से संबंधित सभी शव यात्राओं जिनके संबंध में आगे व्यवस्था की गई है को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपीदार छत, बगल अथवा पिछले भाग को ढकने के काम नहीं लाया जाएगा। झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार से नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या मैला हो जाए। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाएगा और ना ही अनादर पूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए। किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गद्दियों, रूमालों, बक्सों अथवा नैपकिनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ना ही उसे डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा जिस पर कि झंडा फहराया जा रहा हो। झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। झंडे को सलामी, झंडे को फहराते समय या उतारते समय या झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थित सभी लोग झंडे की ओर मुंह करके सावधान की अवस्था में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति समुचित ढंग से सलामी देंगे। जब झंडा जा रही सैन्य टुकड़ी के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान खड़े होंगे, या जब झंडा उनके पास से गुजरे तो वे उसको सलामी देंगे। गणमान्य व्यक्ति सर पर कोई वस्त्र पहने बिना भी सलामी दे सकते हैं। झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडों या संयुक्त राष्ट्र के झंडों के साथ फहराना। जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ एक ही पंक्ति में फहराया जाए तो उसे सबसे दाईं ओर रखा जाएगा। अर्थात यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों की पंक्ति के बीच में श्रोताओं की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है तो राष्ट्रीय झंडा उसके सबसे दाईं ओर होगा। यह स्थिति चित्र में स्पष्ट की गई है। राष्ट्रीय झंडे के बाद दूसरे राष्ट्रों के झंडे संबंधित राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार लगाए जाएंगे। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरू में नाम के अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार, झंडों की पंक्ति के मध्य में और पंक्ति के अंत में लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा और सबसे बाद में उतारा जाएगा। यदि झंडों को खुले गोलाकार में अर्थात अर्ध गोलाकार में फहराया जाता है तो इस धारा के पिछले खंड में बताई गई कार्यविधि अपनाई जाएगी। यदि झंडे एक पूर्ण गोलाकार में फहराए जाते हैं तो आरंभ में राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी की सुई की दिशा में इस क्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अंतिम झंडा राष्ट्रीय झंडे तक आ जाए। गोलाई का आरंभ और अंत दर्शाने के लिए दूसरा राष्ट्रीय झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बंद गोलाकार में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ दीवार पर हो तो ऐसे डंडों पर फहराए जाएं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हों तो राष्ट्रीय झंडा दाएं ओर रहेगा, अर्थात झंडे की अपनी दाईं ओर, और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। जब संयुक्त राष्ट्र का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाले के हिसाब से उसकी एकदम दाईं ओर होता है, अर्थात झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर। यह स्थिति चित्र में दिखाई गई है। जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ फहराया जाए तो सारे झंडों के झंडा दंड समान आकार के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार शांति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊपर नहीं फहराया जाएगा।
राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही झंडा दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग अलग झंडों के लिए अलग अलग झंडा दंड होंगे। सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना। सामान्यतः उच्च न्यायालय, सचिवालय, कमिश्नर के कार्यालयों, जिला कचहरियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगरपालिका, जिला परिषदों तथा विभागीय सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा शुल्क चौकियों, जांच चौकियों, चेक पोस्ट, सीमा चौकियों और अन्य ऐसी खास जगहों पर जहां की झंडा फहराने का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती गश्ती दलों के बॉर्डर पेट्रोल के पोस्टों पर भी झंडा फहराया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल जब अपने मुख्यालय में हों तो उनके सरकारी आवासों पर, और जब भी अपने मुख्यालय से बाहर दौरे पर हों तो जिन भवनों में वे निवास कर रहे हैं उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनकी प्रविष्टि होते ही राष्ट्रीय झंडा फहरा देना चाहिए। जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों तो जिस भवन में भी निवास करें उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और जब वे उस स्थान से बाहर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है, चाहे गणमान्य व्यक्ति उन दोनों मुख्यालय में उपस्थित हों या ना हो। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं तो संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। हमारा राष्ट्रीय झंडा निम्न व्यक्तियों के कारों में लगाया जा सकता है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, heads of Indian mission posts abroad in the countries to which they are accredited, Prime Minister and other cabinet ministers, Minister of State and Deputy Ministers of the Union, Chief Minister and other cabinet minister of state or union territory, Minister of State and Deputy Minister of a state or union territory, Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Deputy Speaker of the Lok Sabha, Chairman of Legislative Councils and States, Speakers of Legislative Assemblies in States and Union Territories, Deputy Chairman of Legislative Councils and States, Deputy Speakers of Legislative Assemblies in States and Union Territories, Chief Justice of India, Judges of Supreme Court, Chief Justice of High Courts, Judges of High Courts। मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार में यात्रा करे तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाएं ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कार के बाईं ओर लगाया जाएगा। रेलगाड़ी पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है वहां ड्राइवर की केबिन पर प्लेटफॉर्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगाया जाए जब तक गाड़ी वहां खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा केवल तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई हो। विमानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिस विमान में यात्रा कर रहे हैं, जिस देश की यात्रा की जा रही है, उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ लगाया जाना चाहिए। परंतु मार्ग में जिन जिन देशों में विमान उतरे तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं।
जब राष्ट्रपति देश में कहीं दौरे पर जाएं, तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस ओर राष्ट्रपति विमान में चढ़ें या उससे उतरें। हाफ मास्टिंग, झंडे को आधा झुकाना। जब किसी डिग्निटरी की मृत्यु होती है तो राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। किस व्यक्ति की मृत्यु पर झंडा किन किन स्थानों पर आधा झुकाया जाएगा वह आप टेबल पर देख रहे हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए संपूर्ण भारत में, स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए दिल्ली, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए पूरे राज्य या यूनियन टेरिटरीज में जो भी उनके राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या यूटीज के लिए थ्रू आउट द स्टेट या यूटीज कंसर्न, कैबिनेट मिनिस्टर इन ए स्टेट, कैपिटल ऑफ द स्टेट कंसर्न। यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराह्न में प्राप्त होती है तो ऊपर बताए गए स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा, बशर्ते कि उस दिन सूर्योदय से पूर्व अंत्येष्टि न हुई हो। ऊपर उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति के अंत्येष्टि के दिन उस स्थान पर झंडा आधा झुका दिया जाएगा जहां अंत्येष्टि की जाना है। यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाता है तो केंद्रीय गणमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य संघ शासित के क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति के मामले में संबंधित पूरे राज्य या पूरे संघ शासित क्षेत्र में शोक अवधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर झंडे को आधा झुकाए जाने और जहां आवश्यक हो राजकीय शोक मनाए जाने के संबंध में ऐसे विशेष अनुदेश लागू होंगे जो कि अलग अलग मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। ऊपर बताई गई व्यवस्थाओं के बावजूद यदि झंडे को आधा झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य उल्लास का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ का दिन एक साथ पड़ते हैं तो उस भवन को छोड़कर यह दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है, अन्य स्थानों पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा और उस भवन में भी जहां दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा गया है उस समय तक ही झंडा झुका रहेगा जब तक दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है और दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर उठाए जाने के बाद उस भवन पर भी झंडा पूरी तरह से फहरा दिया जाएगा। यदि झंडा ले जा रही परेड या जुलूस के रूप में शोक मनाया जाता है तो आगे काले कपड़े की 2 पट्टियां लगा दी जाएंगी जो कि स्वाभाविक रूप से लटकी रहेंगी। इस प्रकार से काले कपड़े का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकेगा। जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊंचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई अवस्था में उतारा जाए, किंतु दिन भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे फिर से एक बार पूरी ऊंचाई तक ले जाया जाए। झंडा आधा झुकाए जाने से तात्पर्य है झंडे की चोटी तथा गाई लाइन के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और गाई लाइन न होने की स्थिति में झंडे को डंडे के आधे हिस्से तक झुकाया जाना। राजकीय, सैनिक, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शव पेटी का या अर्थी झंडे से ढक दी जाएगी और झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शव पेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या अंत्येष्टि में जलाया नहीं जाएगा। किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है, चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशेष दिन हुई हो। उस देश के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर भारतीय दूतावास का झंडा नहीं झुकाया जाना चाहिए जब तक कि वहां की स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित ना हो। इस वीडियो में हमने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।